नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज हम यहां पर करेंगे सोने चांदी की, जहां पर चमक इसकी और गहराती हुई नजर आई है। अगर कल की बात करें तो सोने में 2%, तो चांदी में 4.5% की बढ़त थी और नवंबर का महीना कई महीनों के बाद यहां पर तेजी वाला साबित हुआ है। दिसंबर की चाल कैसे रह सकती है बताएंगे आपको। साथ ही मेटल्स का बेस बढ़ा, यहां पर भी हमने तेजी आते हुए देखी है। सभी मेटल्स में कल देर रात यहां पे 2 से 4.5% तक की तेजी देखने को मिली और सभी मेटल्स ने नवंबर का महीना यहां पर पॉजिटिव तौर से बंद किया है। साथ ही आज शो में बात करेंगे गुजरात चुनावी रंग, किसान के संग, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव। साथ ही साथ हम गुजरात चुनाव और उसका इंपैक्ट कमोडिटीज और किसानों पर कैसा है, क्या है किसानों की मांगे, कमोडिटी ट्रेडर्स की मांगे, इस पर बात करेंगे मावंकल कॉर्पोरेशन के सुरेश बोहरा से। गुडकॉर्प ट्रेड एसोसिएशन के प्रोपराइटर अजय शाह हमारे साथ होंगे। ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल से भी करेंगे यहां पर बात। लेकिन शुरुआत सोने चांदी से करेंगे, क्योंकि कई महीनों में गिरावट और बहुत ही स्टेडी रेंज बाउंड कारोबार होने के बाद नवंबर के महीने में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। आप देख सकते हैं नवंबर के महीने में 9% की तेजी यहां पर सोने में और चांदी में करीबन 14.5% की बढ़त देखने को मिली। रविंद्र, कैसे देखते हैं इस मूव को? डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, रेट हाइक शायद कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन दिसंबर यहां पर अब कैसा रह सकता है? यस मनीषा, नवंबर का मंथ काफी अच्छा था सोने के लिए, क्योंकि आई थिंक आफ्टर अ स्ट्रेट 7 वीक्स ऑफ फॉल, 7 मंथ्स ऑफ फॉल, अप्रैल से हमने कंटिन्यूस अप्रैल 2022 से कंटिन्यूस फॉल देखा है गोल्ड में मंथ ऑन मंथ। लेकिन नवंबर में हमने बहुत अच्छी तेजी देखी है। दैट इज मेनली बिकॉज जो फेड का एग्रेशन है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट हाइक्स, दैट हैज स्लाइटली फेडेड। जून से हमने देखा है कि लगातार 75 बेसिस पॉइंट के हाइक्स हुए हैं। तो दिसंबर में एक्सपेक्टेशन अभी यही है कि 50 बेसिस पॉइंट्स होगा। और ये पूरे महीने में हमने स्टार्ट फ्रॉम द एफओएमसी मीटिंग जो महीने के स्टार्ट में था, उसके बाद से हमने यही देखा है कि एक्सपेक्टेशंस फॉर स्मॉलर रेट हाइक्स हैव इंक्रीज्ड। दैट इज मेनली बिकॉज जो भी डेटा प्रिंट्स है वो थोड़े से निराशाजनक है, क्योंकि इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्लोइंग इकोनॉमी, रिसेशनरी फियर्स है, तो जिसकी वजह से फेड ने भी थोड़ा सा स्टेप बैक किया है। और जो फेड चेयर पॉवेल का जो स्पीच था कल के सेशन में, आई थिंक दैट हैज अगेन सीमेंटेड द एक्सपेक्टेशन की जो दिसंबर रेट हाइक है दैट विल बी लोअर। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाके भी द पेस माइट गो डाउन, क्योंकि वो डेटा प्रिंट्स देखेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी फोकस जो है वो नॉन फॉर्म पेरोल्स पे होगा। फ्राइडे को जो डेटा है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पे होगा। अगर नॉन फॉर्म पेरोल्स डेटा, जो एडीपी एम्प्लॉयमेंट कल का डेटा था वो थोड़ा सा खराब आया था, अगर नॉन फॉर्म पेरोल्स भी खराब आता है, आई थिंक दैट विल बी फर्दर बुलिश फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, इनफैक्ट फॉर ऑल द कमोडिटीज। और उसके बाद आई थिंक वी हैव द इन्फ्लेशन प्रिंट एफओएमसी मिनट्स के पहले दिसंबर मिड में, और उसके बाद एफओएमसी मीटिंग। तो आई थिंक नाउ द फोकस विल बी ऑन एनएफपी प्रिंट, उसके बाद द इन्फ्लेशन डेटा एंड देन द एफओएमसी मीट। लेकिन अभी मोर और लेस इट इज सर्टेन कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल गोल्ड कॉमेक्स पे 1806 1810 का एक 252 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है। वहां तक तो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई कि वहां तक आएगा। वहां पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आए, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द एफओएमसी मीटिंग। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से सेटअप काफी बुलिश है। सिल्वर में आई थिंक $22 के ऊपर अभी ये सस्टेन कर रहा है, काफी टाइम से रेजिस्ट कर रहा था, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग सस्टेनेबली अबाउट दैट। तो चांदी में मुझे लगता है कि 23 हाफ डॉलर इज अ पॉसिबिलिटी, जो कि एमसीएक्स में अराउंड 66,000 के करीब, 67,000 के करीब लग रहा है। और अगर गोल्ड की बात करें तो आई थिंक गोल्ड में 53,700 800 के आसपास एक बार रेजिस्ट करना चाहिए। और डिप अगर आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक टिल एफओएमसी मीटिंग द ट्रेंड माइट बी स्लाइटली पॉजिटिव ऑन द हायर साइड। ओके, इनफैक्ट अजय, रविंद्र ने तमाम ट्रिगर्स की बात की और उनके लाइकली इम्पैक्ट के, जो कि दिसंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपसे रेंज पूछ लेते हैं, आप दिसंबर में क्या रेंज देख रहे हैं सोने और चांदी की एमसीएक्स पर, और क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम देखें तो बुलियन में हम काफी बुलिश व्यू लेके चल रहे थे, बिकॉज हमने पहले भी देखा कि फेड का जब भी कोई रेट हाइक होता है उसके बाद हम तुरंत एक ट्रिगर देखते हैं पॉजिटिव साइड। एंड सेकेंडली जो कल स्टेटमेंट आए हैं फेड चेयरमैन से कि आगे स्लोअर, या जो हम पहले हॉकीज की जगह पे अब डॉविश होना चालू हो चुका है, ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। ईयर एंड है, कैरी ट्रेड्स काफी एक्टिव रहते हैं। डॉलर में जिस ढंग से 106 के नीचे कंटिन्यू प्रेशर बना हुआ है, तो वी आर मोर बुलिश। और ये
पहले लोअर लो पैटर्न बन रहा था, अब लोअर हायर हाई पैटर्न बनने की स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक 1830 1840 का भी जोन हम इंटरनेशनल गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी में भी हमें लगता है कि $26.5 तक का एक बड़ा स्पाइक दे सकते हैं। तो अगला 20 दिन जो रहेगा वो काफी वॉलेटाइल रहेगा, जहां डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि करीबन 54-500 तक के भी लेवल हम ईयर एंड तक गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, जहां पे मुझे लगता है 68-500 तक के भी लेवल हम दिसंबर में ही देख पाएंगे। तो दोनों ही काउंटर पे बुलिश व्यू है और कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट, यानी कि नवंबर की जो परफॉर्मेंस है वो दिसंबर में यहाँ पर जारी रह सकती है। खरीदारों को कुछ जरूरी यहाँ पर इश्यूज हैं, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी खरीदा है उनका मुनाफा ऑफ कोर्स यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। मेटल्स पर एक नजर डालेंगे क्योंकि यहाँ पर भी तेजी है। अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो बहुत जोरदार क्लोजिंग के साथ ये खत्म हुआ है। कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक सभी में यहाँ पर 8 से 15% की तेजी हमने नवंबर में आते हुए देखी। रविंद्र, चाइना खुल रहा है, फेड की जो चीजें आपने यहाँ पर सोने चांदी के लिहाज से बताई, एडिंग दैट चाइना का फैक्टर भी हमने मेटल्स में एक सपोर्ट आते हुए देखा है। यहाँ पे आपकी टॉप ट्रेड्स क्या हैं? बिल्कुल मनीषा, आई थिंक जो मेजर फैक्टर है वो डॉलर इंडेक्स है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स सारे ही कमोडिटीज को इम्पैक्ट करता है। और जैसे अजय ने भी बताया कि अभी डॉलर में एक हायर लो का पैटर्न बन रहा है, लेकिन 105.50 105 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है प्राइजेस। वो भी एक मल्टीपल सपोर्ट जैसा हो गया, उसके नीचे जाता है तो आई थिंक वी माइट सी डॉलर इंडेक्स मूविंग टुवर्ड्स 103 103.5 हो। तो ये एक फैक्टर है बेस मेटल्स के लिए, जो कि बेस मेटल को सपोर्ट करेगा। और दूसरा, काफी टाइम से लाइक आई वुड से सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ चाइना को लेके काफी कंसर्न्स थी, और उस वजह से जो बेस मेटल्स के गेन्स थे वो कैप हुए थे। कॉपर में दिसंबर में हमने 711 तक के लेवल्स देखे थे, लेकिन उसके बाद इट केम डाउन टिल 660 650 और लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पर चाइना में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आ रहा है ऑन द कोविड जीरो पॉलिसी। काफी सारे सिटीज में थोड़े से रिलैक्सेशन हुए हैं। तो आई थिंक दैट इज क्रिएटिंग सम होप्स फॉर डिमांड, और हमें लगता है कि ये जारी रहेगा। और कॉपर में जो मेरा पहले का भी टारगेट था टुवर्ड 725 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। थोड़ा बहुत हर्डल हो सकता है ऑन बैक ऑफ द इवेंट्स, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इट शुड रीच टू दैट लेवल। उसके अलावा मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं, बट देयर माइट बी सम हर्डल्स ऑन द वे। लेकिन मेरे हिसाब से जिंक के जो प्राइजेस है वो अराउंड 275 से लेकर 280 तक टच होनी चाहिए। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, बट आई थिंक नाउ इट माइट टेक ऑफ एंड प्राइजेस फिर से एक बार 215 220 तक जा सकता है। बट माई टॉप पिक वुड बी कॉपर, और कॉपर में कोई भी डिप आता है तो बाई कर सकते हैं, एंड टारगेट हम इसमें ले सकते हैं अराउंड 725। अजय, आपकी बेस मेटल्स में पिक क्या है? बिल्कुल दीपा जी, मुझे लगता है बेस मेटल में सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो चाइना को लेकर था और एनर्जी क्राइसिस था। तो दोनों ही चीजों में मुझे लगता है कि अब चाइना ओपन अप हो चुका है। 22 जनवरी से चाइनीज न्यू ईयर है, तो मुझे लगता है कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम ये 3 टॉप पिक रहनी चाहिए, जहां पे एल्यूमिनियम में ऑलरेडी 208 का जो ब्रेकआउट था वो दे चुके हैं एंड इन्वेंट्री कंसर्न्स लेवल्स पे। तो आई थिंक एल्यूमिनियम को अगर हम पूरे दिसंबर मंथ की बात करें तो 218 से 220 तक का भी लेवल दिखा सकता है। जिंक के अंदर काफी शानदार रिकवरी कल के सेशन में हमने देखी है, जो 285 290 तक की हेड कर रहा है। और जैसे कि पूरे बेस मेटल में कॉपर एक बैरोमीटर का काम करता है, और कॉपर में हमने जो एक्सपेक्ट किया था थोड़ा पुल बैक आ जाए, वो आ चुका है। करंट लेवल से अगर बाइंग करके चलते हैं तो मुझे लगता है 708 का लेवल तोड़कर 720 तक का भी लेवल हम कॉपर में आते हुए देख पाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्रीज काफी कंसर्न लेवल पे पहुंच चुकी है ऑलरेडी संघाई और एलएमई पे, और डिमांड अब वापस बढ़ना चालू हो जाएगी। तो तीनों काउंटर पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी और मेटल्स में भी जारी रह सकती है। अपनी टॉपिक्स जो हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई ही हैं। रविंद्र, आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर एग्रो पे डालेंगे और पूरा फोकस एक ही स्टेट की तरफ लेके जाएंगे जो है गुजरात। वहाँ पे टॉप कमोडिटीज क्या हैं और ट्रेडर्स यहाँ पर इलेक्शन और फार्मिंग दोनों को ही यहाँ पर कैसे मिला के देखते हैं, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई।
3,300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहां पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे टिक पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आया, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में, जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब ये है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे। एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं। हालांकि इसमें 1-2 सवाल मेरे मन में। फुल फोकस अब यहाँ पर गुजरात में डालेंगे और यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं जब इलेक्शन चल रहे होते हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो मांगे हैं और वेरियस सेक्टर्स हैं वो किस तरफ और क्या अपनी रिक्वेस्ट सामने रख सकते हैं वो देखना होता है। और दूसरा ये, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे होते हैं तो कैंपेनिंग है, मंडियों में सामान आना कम हो जाता है, सभी लोग यहाँ पर कैंपेनिंग में लगे रहते हैं, तो 2 तरीके की चीज़ें यहाँ पर बाजार में होती हैं। ऊंझा APMC के चेयरमैन दिनेश पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका ही व्यू ले लेते हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप फिलहाल जीरे का कारोबार, ऊंझा में क्या कुछ हो रहा है, और APMC मंडी लेवल पे चुनाव के साथ साथ किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं? मनीषा जी, इस बार गुजरात में बारिश भी अच्छी हुई है, किसान भी खुश है, चुनाव का माहौल है, हर जगह पे सब में चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है। जीरे में भी इस बार सभी कमोडिटी में दाम अच्छे मिल रहे हैं, तो खेडूतों ने दूसरी कमोडिटी का भी सिलेक्शन किया हुआ है, इसलिए जीरे का जो अभी तक सोइंग हुआ है वो सोइंग में भी लास्ट ईयर से ज्यादा बढ़त नहीं है। करीबन हार्डली 10% से ज्यादा बुआई आएगी नहीं, ऐसा लगता है। मींस पिछले साल जो बुआई हुई थी उसे 10% ही ज्यादा होगी। और रही बात पिछले साल जो स्टॉक था उसमें 10 से 15 लाख बैग
ही बाकी बची हुई है। ओके। अभी 2.5 महीने निकालने हैं, तो इस साल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी ज्यादा बचेगा नहीं, इसलिए अभी जो दाम चल रहे हैं 255 के आसपास चल रहे हैं, उसमें जल्द ही 270 के आसपास पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से बुआई हुई है उससे लगता है कि इस साल 300 के करीबन पर केजी भाव पहुंचने की उम्मीद है। ओके, चलिए ये तो फसलों की बात हुई कि किस तरीके के नंबर्स इस बार दिखाई दे रहे हैं और किसान अब तक खुश रहे हैं जिस तरीके की फसल और प्राइसेस रहे हैं। लेकिन आगे के लिए क्या डिमांड्स है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। अजय शाह भी हैं हमारे साथ, सुरेश बोरा भी हैं। अजय जी, अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें, फिर चाहे वो ट्रेडर्स हों या फार्मर्स हों, बिजली और पानी दो सबसे बड़ी नीड्स तो रही हैं जिसको लेकर डिमांड्स रही है किसान की कॉन्स्टेंटली। अब अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो क्या होप कर रही है अब गवर्नमेंट से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके लिस्ट में जो वो समझते हैं कि एड्रेस करना जरूरी है? इस साल जो चुनावी माहौल है, फार्मर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उससे खुश है। पानी भी पूरा मिल रहा है, कैनाल के नेटवर्क में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, कच्छ में पानी पहुंच गया है, खातर भी मिल रहा है, इसलिए किसान खुश है। सरकार की जो भी पॉलिसीज है खुश है। और किसान ये इस साल जो ज्यादा बारिश हुई उसमें जो भी किसान का पाक निष्फल हुआ था उसमें भी सरकार ने काफी सबको रिएम्बर्समेंट दिया है, इसलिए किसान सरकार से खुश, सरकार के प्रति ही किसान का झुकाव रहेगा। नई जो सरकार ने जो घोषणाएं की है उसमें भी इस बार खेती में काफी बढ़ावा होगा। पिछले 3 साल में आप देखोगे तो जो खेडूत की आय है उसमें करीबन 30 से 40% का इजाफा हुआ है। ऑल राइट, तो दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि आप सरकार से यहाँ पर खुश हैं, जिस तरह का पैसा किसानों को मिल रहा है, जो यहाँ पर पानी बिजली को लेकर चिंताएं रही हैं वहाँ पर भी सरकार ने काम किया है, और जो सब्सिडीज और सपोर्ट है वो भी यहाँ पर किसानों के लिए आया है। दिनेश जी, हम जानते हैं आपको एक मीटिंग में भी जाना है, इसके लिए आपको जाने देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऊंझा में जीरे को लेकर क्या भाव, किस तरह की आवक है, वो सब हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं और अजय पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। जहाँ तक कॉटन कपास की बात है, किसानों की बात है, ट्रेडर्स की बात है, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार सरकार से, और इन चुनावी रंग कैसा आपको दिखता है गुजरात में? चुनाव से वैसे कपास का मुद्दा नहीं है इस बार, क्योंकि एमएसपी से काफी ऊंची रेट इस साल मिली है, पिछले साल भी मिली है, इसलिए चुनाव में कपास का बेसिक तो कोई मुद्दा नहीं है। मगर इस साल किसान खुश है, उनको यील्ड भी ज्यादा है और हमारे यहाँ वावेतर भी ज्यादा है, यील्ड भी ज्यादा है, सब कुछ है। तो किसान का बेसिक मुद्दा तो अभी यहाँ रेट का तो है नहीं। इस बार किसान खुश है इलेक्शन में। ओके, तो अब तक जिस तरीके के डिसीजन सरकार के रहे हैं उससे इंडस्ट्री खुश है, किसान भी खुश है। सुरेश बोरा भी हैं, उनसे भी क्विकली पूछ लेते हैं, उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं या फिर वो भी खुश हैं अब तक जो किए गए हैं, कदम उठाए गए हैं। सुरेश जी, आपके कमेंट्स क्या हैं? कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है मैम, यहाँ के किसान भी खुश है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। गुजरात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गुजरात में अभी। और मैम ग्वार को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्वार अभी सुर्खियों में है गुजरात चुनाव को देखते हुए, और आगे भी लग रहा है 2023 में भी वो सुर्खियों में रहेगा। चलिए, एक तो बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है कि एटलीस्ट एक स्टेट में यहाँ पर किसानों को कोई चिंताएं नहीं है। एक्चुअली पूरी कंट्री में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाव अच्छे खासे इस बार देखने को मिले हैं। जैसे बात की गई, ईल्ड अच्छी है, भाव एमएसपी के ऊपर यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। तो जो मेजर क्रॉप्स यहाँ पर गुजरात की हैं वहाँ पर एज ऑफ नाउ कोई बहुत चिंता नहीं। लेकिन अजय जी, ये सवाल आपसे है कि अगर हम कॉटन की बात करें भी तो बहुत ज्यादा बढ़त यहाँ पर इस बार देखने को मिली है, भावों में उठापटक भी बहुत ज्यादा रही है। मिलों की तरफ से कुछ चिंताएं थी जहाँ पर हमने कैपेसिटी शटडाउन होते हुए देखी, क्या वो स्थिति भी संभलती हुई दिखी है? शुरू में वर्ल्ड में डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी है, और उसके कारण पिछले साल के जो काफी ऊंचे भाव देख लिए, वो भाव से आज के करंट भाव किसानों को गले उतरते नहीं है। और बेसिकली वर्ल्ड के सामने इंडिया आज भी काफी ऊंचा है और काफी ऊंचा दिख रहा है जी। और इस कारण इंडिया की इंडस्ट्री जो है, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री आगे कंपटीशन में पीछे है। इसी कारण अभी इंडिया में कॉटन की खपत स्लो चल रही है। उसके पीक लेवल से आप समझ लो कि मिनिमम 60% से ऊपर चल नहीं रही है। और
किसान जो है उसने पिछले साल जो देखा उस भाव से काफी नीचा लग रहा है, तो वो छोड़ नहीं रहा। तो अभी तक अराइवल बनी नहीं है जितनी चाहिए उतनी। और बेसिकली अपन जब सीजन की शुरुआत में आया, जब ऑलमोस्ट नील जैसा स्टॉक था, तो पाइपलाइन भी अभी ड्राई है, और ड्राई पाइपलाइन के अंदर किसान की पकड़ और ड्राई पाइपलाइन दोनों मिल के इंडिया का भाव काफी ऊंचा रहा है। और वर्ल्ड में चाइना का कोविड पॉलिसी, चाइना में कोविड और रिसेशन का फील, ये सब मिलकर डिमांड डिस्ट्रक्शन है और काफी नीचा भाव चल रहा है। आज वर्ल्ड में इंडिया सबसे ऊंचा है, जबकि चाइना सबसे नीचा चल रहा है, जो इस बार एक हिस्ट्री है। ऑलराइट, अजय जी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि साल काफी अच्छा गया है और किसानों का पैसा यहाँ पर बना भी है, स्टॉक्स में भी बना है यहाँ पर। क्लियरली फार्मर्स के हिसाब से बहुत बड़ा उसको एक वोट बैंक के तरीके से भी माना जाता है। अगर ओवरऑल हम यहाँ पर ट्रेड की स्थिति देखें, अगर आपको एक चीज को यहाँ पर मांगनी हो, दोनों को ही, अजय जी और सुरेश जी, आपको, तो वो क्या चीज रहेगी सरकार से? पार्डन दोबारा कीजिए। अजय जी, अगर एक चीज आपको यहाँ पर नई सरकार से चाहिए हो तो वो क्या होगी? क्लियरली जैसे आपने कहा, किसान मजबूत होते हुए नजर आए हैं। गुजरात के किसान हम जानते हैं इंडिया में वन ऑफ द रिचेस्ट किसान अगर हैं तो गुजरात में हैं, लेकिन फिर भी अगर एक चीज आपको यहाँ पर नई सरकार से मांगनी हो तो क्या होगी? बेसिकली किसान रिच है, और किसान इस साल हम ऐसा मानते कि कपास कैरी फॉरवर्ड रहेगा, किसान स्टॉक रखेगा, ये बात नक्की है। और मगर इस साल क्रॉप इतना बड़ा है जो इंडिया की एक्सपोर्ट नहीं होने के कारण आगे जाके वर्ल्ड के साथ मैच होना पड़ेगा भाव को। और जब अराइवल बढ़ेगी, कॉटन सीड के भाव भी ऊंचे प्रिवेल कर रहे हैं, वो भी नीचे होंगे। उस हिसाब से किसान के लिए अभी दिस इज द राइट टाइम टू सेल। अभी आगे जाके बेचने में उनको थोड़ा नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। ओके, अजय केडिया भी हमारे साथ। अजय, क्विकली, आपने हमारे तीनों मेहमानों को सुना, चिंता कोई नहीं है, बट सब यही चाहते हैं कि भाव अच्छा बना रहे, स्पेशली किसानों के पर्सपेक्टिव से। तो एक प्राइसेस पे क्विकली अपना व्यू दे दीजिए, जो कि गुजरात में मेजरली होती हैं, पर चाहे वो कॉटन हो या फिर ग्वार की बात की गई, क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर आगे? डेफिनेटली दीपा जी, मुझे लगता है कि इस बार गुजरात में जो भी क्रॉप है, सभी में हम एक अच्छा मोमेंटम देंगे। सबसे पहले कॉटन की बात करें तो अराइवल बिल्कुल नहीं आ पा रही। इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे चाइना ओपन होने की वजह से डिमांड इंप्रूव होना चालू है। तो आई थिंक कॉटन में अगर हम अगले 2 महीने का भी व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 36,000 से 38,000 के बीच में दिखा सकता है। बिकॉज जनवरी में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में यार्न मार्केट कंटिन्यू टाइट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गवार की बात करें तो जैसे हमने 2 अक्टूबर को पहले ही कहा था कि नवंबर ऑनवर्ड्स हम एक बड़ी रैली देखेंगे, तो अभी भी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही सपोर्टिव है। जो इनिशियली लग रहा है कि 7,000 तक का लेवल गवार सीड में और 14,500 तक का लेवल हम गवार गम में दिख पाएंगे। बट वहीं मसालों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मसालों में अब रैली स्टार्ट हुई है। नो डाउट एरिया बढ़ेगा, उसके चलते हमने पिछले 2 दिनों में के अंदर धनिया में थोड़ी गिरावट जरूर देखी, बट जीरा क्लियर कट तेजी में आ चुका है चाइना के अपडेट के बाद, जहां हमें लगता है 285, 290 मतलब 29,000 तक का लेवल हम जीरा देख पाएंगे। और साथ में अगर धनिया की बात करें तो धनिया में मुझे लगता है कि 13,000 का लेवल तोड़ के 15, 15.5 का लेवल बैर मिनिमम देखने मिलना चाहिए। तो सभी कमोडिटी जो गुजरात से रिलेटेड है वो मुझे लगता है अगले महीने 2 महीना काफी अच्छे भाव देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर बरकरार रह सकती है। तो क्लियरली गुजरात की तो फिलहाल चांदी यहाँ पर चल रही है। शो के अंत में सुरेश जी, आपसे एक बार सवाल लेना चाहेंगे। गुआर के भावों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, और एक बात तो हम लोग सभी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि किसान अब स्ट्रांग हो चुका है, अच्छा पैसा मिलता है तो ही हम देखते हैं कि फसल यहाँ पर बाजार में आती है। गुआर को लेके गुजरात में कितनी स्ट्रेंथ है फिलहाल, आपको क्या लगता है, भाव कहाँ जा रहे हैं? इस बार अच्छे मिले हैं गुजरात के किसान को, और चल भी रहे। आगे लग रहा है 2023 में गुआर और भी अच्छा रहेगा। मुनाफा वसूली होगी ऊपर के भावों में, जहां तक 65-60 के आसपास मुनाफा वसूली रहेगी ऊपर के भावों में। बट गुआर 2023 में बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, तो प्राइसेस यहां से बेहतर रह सकते हैं। ऑलरेडी हमने काफी तेज रनअप ग्वार पैक में तो आते हुए देखा है ही। मार्च टारगेट ऑलरेडी बहुत पहले अचीव हो चुके हैं और अभी भी ऊपरी लेवल्स पर ही भाव बने हुए हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का शो में आने के लिए, और गुजरात इलेक्शन से एक्सपेक्टेशंस, किसानों की और इंडस्ट्री की मांगे और हालात पर बातचीत करने के लिए। अजय जी, आपका भी शुक्रिया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।